जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे बाकी स्टूडेंट्स का 2 मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट लेते हैं। स्टिल 31। आई डोंट थिंक इस टाइम में बेटे कोई और क्लास हो रही है आप लोगों की। चलें स्टार्ट करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स फिर हमें ज्वाइन कर लेंगे। जी बेटे कल हमने एक एग्जांपल स्टार्ट ली थी, उसे कंप्लीट करते हैं। डिस्काउंट को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करना था क्योंकि ऑनवर्ड एग्जांपल में ये पॉइंट्स बार बार आएंगे, तो हम उसे पहले ही डिटेल में कवर अप कर लेते हैं। हमने एग्जांपल ली थी जनाब कि सपोज मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट, और उससे रेलिवेंट हमने जनाब फर्दर कुछ चीजें एज्यूम की थी कि जनाब लिस्ट प्राइस हमने एज्यूम की थी। कहाँ है आपके सी आर हामिद? हामिद रेज योर हैंड। ओके जी हामिद बेटा, अब मुझे बताइएगा लिस्ट प्राइस हमने कितनी सपोज की थी? वालेकुम अस्सलाम बेटे, कितनी? 10,000। 10,000 हमने लिस्ट प्राइस सपोज की थी। माइनस हमने ट्रेड डिस्काउंट किया था कितने परसेंट? 1,000। परसेंटेज बताओ मैम 10%। 10%। ट्रेड डिस्काउंट 10% था और कैश डिस्काउंट हमने सपोज किया था हाउ मच? 5%। डिस्काउंट मैम नो यस मैम 5%। परसेंटेज बताएं, ठीक है? यस मैम 5%। थैंक यू हामिद, थैंक यू सो मच बेटे। अब दोबारा से स्कोर। अच्छा एक और चीज, टर्म भी मैंने आपको इसके साथ नोट करवाई थी, वो क्या था? 5 बाय कितना सपोज किया था? 5/10? मैम वो 5/10 विद इन 10 डेज। ओके, एंड बाय 30 हमने सपोज किया हुआ था। यस मैम। ओके थैंक यू बेटा हामिद। अब हम इसे जनाब दोबारा से सॉल्व करते हैं और जर्नल एंट्रीज करते हैं और फिर से अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं। तो जनाब ये एक बात हमने फाइनलाइज की थी कि जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है वो अगेंस्ट ट्रेड मिलता है, ट्रेड चाहे हमारी क्रेडिट बेसिस पे हो या कैश बेसिस पे।
इन दोनों ट्रांजैक्शंस के एंगेंस्ट में हम ट्रेड डिस्काउंट अवेल करते हैं, लेकिन इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम इसलिए रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि बिजनेस में ट्रांजैक्शन को हम लिस्ट प्राइस पे नहीं बल्कि एक ऐसी प्राइस जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो चुका होता है, जिसे हम इनवॉइस वैल्यू कहते हैं या इनवॉइस प्राइस कहते हैं, उस पर हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आता। बट कीप इन माइंड के ट्रांजैक्शन आपकी क्रेडिट बेसिस हो या कैश बेसिस, ट्रेड डिस्काउंट दोनों तरह की ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट होता है। जहां तक बात है कैश डिस्काउंट, ये किस वजह से मिलता है कि जनाब हम जब उधार बेचते हैं अपने कस्टमर को एक फिक्स क्रेडिट टाइम पीरियड ऑफर कर देते हैं, जैसे हमारी इस एग्जांपल में है कि हमने अपने क्रेडिट कस्टमर को चीज बेची है, मिस्टर बी को चीज बेची है और उसे कहा है कि जनाब आप 30 डेज में हमें पेमेंट कर दीजिएगा। अगर मुझे 30 डेज से जल्दी रिकवरी चाहिए तो मुझे अपने कस्टमर को फर्दर डिस्काउंट का इंसेंटिव अगर मैं देती हूँ, और मेरे बिहाइंड रीजन क्या है, इस डिस्काउंट के बिहाइंड रीजन ये है अर्ली रिकवरी ऑफ कैश, तो जनाब वो डिस्काउंट कहलाएगा कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट होता है, कैश डिस्काउंट ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन में बेटे चीज खरीदी पैसे दे दिए, चीज बेची पैसे ले लिए, ऑन द स्पॉट ही कैश का एक्सचेंज भी हो जाता है, इसलिए कैश डिस्काउंट का क्वेश्चन अराइज नहीं होता। तो जनाब सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में कैश डिस्काउंट अवेलेबल होता है, और इसके बिहाइंड रीजन क्या है, अर्ली रिकवरी ऑफ कैश। अब जनाब ये आपके सामने जो डिस्काउंट टर्म लिखी हुई है, ये डिस्काउंट टर्म रिप्रेजेंट करती है कैश डिस्काउंट को। इसकी इंटरप्रिटेशन हमने की थी कि जनाब इस टर्म का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने 5/10 लिखा हुआ है, इसमें न्यूमरेटर रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्काउंट की परसेंटेज को और डिनोमिनेटर डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मुझे 5% कैश डिस्काउंट चाहिए तो मुझे विद इन 10 डेज पेमेंट करना होगी। अदरवाइज जो मुझे मैक्सिमम टाइम पीरियड अलाउ किया गया है जिसमें मुझे 100% पेमेंट करना है, वो 30 डेज का टाइम पीरियड है, उससे ज्यादा मैं लेट नहीं कर सकती। तो जनाब अब चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। हम कैश डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? जी हामिद बेटा। जी हामिद। मैम ये जो विद इन 10 डेज की हम खुद सपोज करेंगे, वो हमें इक्वेशन में वो देगा? वो देगा, क्वेश्चन में ये टर्म खुद देगा, बताएगा कि आप कैश डिस्काउंट कितने डेज में पेमेंट के लिए कितने % डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। मैं वैसे टर्म बना के देगा? हाँ टर्म बना के देगा, या वैसे टर्म ना भी बना के देगा, वैसे बता देगा कि भाई इतने % कैश डिस्काउंट ऑफर करें अगर कस्टमर इतने दिनों में पेमेंट कर देता है। कभी उसे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देगा, कभी टर्म की फॉर्म में लिख देगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा अब देखिए बेटे, हमने यहाँ क्या करना है, डिस्काउंट की वैल्यूज को किस तरह कैलकुलेट करेंगे। हम बेटे यहाँ लिखेंगे लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस जिसमें से कोई भी डिस्काउंट डिडक्ट नहीं हुआ वो 10,000 है। हम सबसे पहले हमेशा इसमें से माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट कितने % है, 10% है। तो 10,000 का बेटे हम 10% लेंगे, 10,000 का हम 10% लेंगे तो ये अमाउंट हमारे पास आती है 1,000। तो जनाब 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आ रही है 9,000। ये अमाउंट क्या कहलाएगी, इनवॉइस वैल्यू कहलाएगी, जो कि हमें पे करना है। अब मुझे पेमेंट कितना करना होगी? अगर मैं 10 डेज से लेट होती हूं, आफ्टर 10 डेज, अगर मैं मिस्टर बी हूं, मैंने आइटम्स परचेज किए हुए हैं, तो आफ्टर 10 डेज अगर मैं पेमेंट करती हूं, हाउ मच आई हैव टू पे। इसका टाइटल यहां लिखते हैं, हाउ मच टू पे, हमें कितना पे करना है। तो जनाब आफ्टर 10 डेज अगर मैं पेमेंट करती हूं बीइंग मिस्टर बी, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 9,000। और अगर मैं पेमेंट करती हूं विद इन 10 डेज, तो जनाब मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 9,000 माइनस 5% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। इसका मतलब है मुझे कितने % पे करना होगा, मुझे बेटे 95% पे करना होगा। और वो देखिए हमारे पास अमाउंट बनती है 9,000 का 95% लिया, हमें पे करना होगा 8,550। तो जनाब इन दोनों सिचुएशन में हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, मिस्टर ए की बुक्स में भी और मिस्टर बी की बुक्स में भी। तो चलिए मिस्टर ए की अगर हम बात करें, और यहां मिस्टर बी, मिस्टर ए ने गुड्स सेल की हैं,
तो जनाब मिस्टर ए क्या है? सेलर। मिस्टर बी ने परचेज की है, ये क्या है जनाब? बायर। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसलिए हम सेलर और बायर को इसके अलावा क्या कहेंगे? सेलर को हम जनाब डेटर, इसने पैसे लेने हैं, और किससे लेने हैं जनाब? मिस्टर बी से। तो मिस्टर बी जो है वो मिस्टर ए का क्या है? डेटर है, और मिस्टर ए मिस्टर बी के लिए क्या है? क्रेडिटर है। तो जनाब ट्रांजैक्शन पास करते हैं। देखिए मिस्टर ए ने गुड सेल की, इसने सेल क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है? अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेगा और अपने सेल्स रेवेन्यू को क्रेडिट करेगा। कितनी अमाउंट से ये एंट्री पास की जाएगी? बेटा ये एंट्री पास की जाएगी इनवॉइस वैल्यू से, और इनवॉइस वैल्यू हमारे पास कैसे आती है? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, और वो वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 9000। मिस्टर बी ने भी इनवॉइस वैल्यू से ही अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। इसने आइटम परचेज किए हैं, इसलिए ये एंट्री क्या पास करेगा? ये परचेजेस अकाउंट को बेटे डेबिट करेगा और अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट करेगा इनवॉइस वैल्यू से, और इनवॉइस वैल्यू है हमारे पास 9000। उसके बाद जनाब गुड्स का एक्सचेंज हुआ, तो ये एंट्री पास कर दी गई। अब जनाब उसके बाद कैश की ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड करना है। अब जब ड्यू टाइम आएगा, हम सपोज करते हैं कि हमारे कस्टमर ने हमें पेमेंट की है आफ्टर 10 डेज। अगर वो आफ्टर 10 डेज पेमेंट करेगा तो हम एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे? मिस्टर ए ने चीजें बेची हैं, इसके पास कैश आएगा, ये क्या करेगा? कैश अकाउंट को डेबिट करेगा और अकाउंट रिसीवेबल ऑफ मिस्टर बी को क्रेडिट करेगा 9000 से। इफ पेमेंट कम आफ्टर 10 days, पेमेंट आफ्टर 10 days, तो फिर ये एंट्री होगी। और ये एंट्री क्या पास करेगा जनाब? इस ये पेमेंट करनी है, इसका लायबिलिटी का बैलेंस कम होगा, ये अकाउंट्स पेएबल को डेबिट करेगा और कैश पे कर रहा है, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेगा। तो इसने एंट्री पास करनी है 9000। तो जनाब अगर 10 डेज के बाद पेमेंट होगी तो ट्रांजैक्शन यूं रिकॉर्ड होगी, और अगर विद इन 10 डेज पेमेंट हो गई तो मजीद डिस्काउंट मिलेगा 5%। फिर उस सिचुएशन में हमारी एंट्री क्या होगी? मिस्टर ए एंड मिस्टर बी कैश विद इन 10 days। तो भाई अगर 10 डेज में पेमेंट हो जाती है, डिस्काउंट टाइम पीरियड में पेमेंट हो जाती है, तो फिर एंट्री क्या होगी? देखिए अभी आपने एंट्री पास की कि मिस्टर ए ने चीजें बेची हैं, उसने कैश रिसीव करना है, उसने कैश अकाउंट को तो डेबिट ही करना है और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट ही करना है। अब यहां होगा क्या? अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस 9000 था, स्टैंड कर रहा था। बुक्स ऑफ अकाउंट में जब पहली एंट्री पास की, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया और सेल्स को क्रेडिट किया, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 9000 ये शो कर रहा है कि जनाब मिस्टर ए को मिस्टर बी से 9000 रुपीज रिसीव करना है। तो जनाब अकाउंट रिसीवेबल 9000 रिप्रेजेंट कर रहा है कि मिस्टर ए को मिस्टर बी से 9000 रिसीव करना है, लेकिन अगेंस्ट 9000 अगर 5% डिस्काउंट के बाद आपके मिस्टर बी ने आपको पेमेंट की है 8550 की, तो रिमेनिंग उसने डिस्काउंट अवेल कर लिया है। अब अगर मैं डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करी और सिंपल यू एंट्री पास करती हूँ, कैश को डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट, तो देखें डेबिट क्रेडिट इफेक्ट हमारे पास कंप्लीट नहीं हो रहे। तो मिस्टर ए को जनाब 9000 माइनस 8550 450 की अमाउंट कम रिसीव हो रही है। क्यों कम रिसीव हो रही है? इसलिए क्योंकि उसने अपने कस्टमर को 450 का डिस्काउंट अलो कर दिया हुआ है। तो जनाब सेलर अपने कस्टमर को जो अलाउ करता है डिस्काउंट, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड, और ये एक्सपेंस होता है, इसे हम हमेशा डेबिट करते हैं। तो जनाब देखो जब हमने कैश के साथ इसको भी डेबिट किया तो डेबिट साइड पे भी 9000 और आपकी क्रेडिट साइड पे भी 9000। तो आपके डेबिट क्रेडिट इफेक्ट्स
कंप्लीट हो गए। मिस्टर बी इसकी एंट्री क्या पास करेगा? मिस्टर बी ने जनाब पैसे देने हैं, जब वो पैसे दे रहा है उसकी लायबिलिटी कम हो रही है, वो अकाउंट्स पेबल को डेबिट करेगा और जनाब क्रेडिट किसको करेगा? वो कैश को क्रेडिट करेगा। उसकी लायबिलिटी कितने की थी? 9000 की, लेकिन कैश कितने का पे कर रहा है? 8850 का। 450 क्या है? इसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है और डिस्काउंट रिसीव्ड इसकी इनकम है, इसलिए वो इसे क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। तो डेबिट क्रेडिट अमाउंट इक्वल हो जाएगी। तो जनाब यहाँ क्या चीज है हमने लर्न की कि अगर हमारा कस्टमर हमें विद इन डिस्काउंट टाइम पीरियड पेमेंट कर देता है तो हमें डिस्काउंट को भी रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करें बेटे? जिसने पैसे लेने हैं, जिसने चीजें बेची हैं, जो सेलर है वो अपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करता है। तो जहां उसे 9000 मिलना था अपने कस्टमर से, वो 8550 कम अमाउंट रिसीव कर रहा है, 450 का डिस्काउंट अपने कस्टमर को छोड़ रहा है। इसके लिए ये एक्सपेंस है। कैश डिस्काउंट सेलर के लिए कहलाता है डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड हमेशा एक्सपेंस होता है, वो डेबिट करेगा। और जो आपका बायर है उसने पैसे देने हैं, उसे 9000 देना थे, लेकिन जनाब उसने जल्दी पेमेंट करके 8550 की पेमेंट करके अपना अकाउंट क्लोज करवा लिया हुआ है, उसे 450 कम देने पड़े हैं, उसका बेनिफिट है और वो इस बेनिफिट का नाम लिखता है डिस्काउंट रिसीव्ड। तो जनाब सेलर के लिए जो डिस्काउंट अलाउड होता है एक्सपेंस, वही डिस्काउंट आपके बायर के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनकम है। डिस्काउंट अलाउड को हम सेलर की बुक्स में डेबिट करते हैं और डिस्काउंट रिसीव्ड को हम कस्टमर की बुक्स में क्रेडिट करते हैं। तो जनाब ये इसका इफेक्ट है। इसीलिए मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि जनाब जो कैश डिस्काउंट है वो डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है और डिस्काउंट रिसीव भी हो सकता है। सम टाइम एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो सिर्फ डिस्काउंट की एंट्री आपसे पूछता है। यहां मैंने आपके सामने कंपाउंड एंट्री पास की है। एक ही एंट्री में जनाब कैश का इफेक्ट भी दे दिया और डिस्काउंट का इफेक्ट भी दे दिया। तो भाई अगर वो आपसे कहे कि सिर्फ डिस्काउंट की एंट्री पास करें तो वो भी बहुत ईजी है। वो हम एंट्री कैसे पास करेंगे? देखिए, डिस्काउंट अलाउड क्योंकि एक्सपेंस है उसको डेबिट किया जाएगा। ये देखो, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया और हम अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। तो अलग से एंट्री पास करना चाहो तो फिर आप यूं भी एंट्री पास कर सकते हो। सेलर की बुक्स में डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया। दूसरी तरफ चले तो जनाब वहां एंट्री क्या होगी? अकाउंट्स पेएबल अकाउंट 450 से डेबिट होगा और जनाब हम क्रेडिट करेंगे डिस्काउंट रिसीव को 450 से। और जब आपको डिस्काउंट की और कैश की एंट्री अलग से करनी होगी तो फिर क्या करोगे? डिस्काउंट की एंट्री यूं पास करोगे और कैश की एंट्री कैसे पास करोगे? कैश अकाउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कैश की एंट्री कैश की अमाउंट से, और वो अमाउंट कितनी है? 8550। और यहां पे बेटे अकाउंट्स पेएबल डेबिट और जनाब कैश क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ 8550। इन दोनों एंट्रीज को अलग से रिकॉर्ड कर लीजिए या इनका कॉम्पोजिट इफेक्ट दे दीजिए। एंड रिजल्ट आपके पास सेम है। पहले रिजल्ट में भी अकाउंट रिसीवेबल 9000 से क्रेडिट हो रहा है। दूसरे मेथड में भी देखो, एक दफा अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ 450 से और एक दफा क्रेडिट हो रहा है 8550 से। तो इन क्रेडिट को सम अप करो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी इक्वल हो गया 9000 से। तो अलग एंट्री को पास करना चाहो अलग कर दीजिए, कंपाउंड इफेक्ट देना चाहो, कंपाउंड एंट्री पास करना चाहो तो कंपाउंड एंट्री पास कर लीजिए, जो आपके लिए आसानी हो। तो जनाब डिस्काउंट के इफेक्ट्स कंप्लीट हुए। उसके बाद अब हमने आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जनाब हामिद, अब बताइए बेटे कौन सा क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिला था? हामिद आप म्यूट हो गए। जी हामिद बेटा। मैम नेक्स्ट एग्जांपल दी थी आपने, जो आपने करवाई थी ना। पेज नंबर बताओ बेटे। मैम 167। 167। चलें उस पेज पे आते हैं। आप लोगों ने ट्राई किया होगा पेज नंबर 167 पे, तो ये एग्जांपल मैंने करवा दी हुई थी उससे। गुल ब्रदर्स मैम 170 है आपकी, यहाँ पे ना 173 आ रहा है।
अच्छा, एग्जांपल का आपका टाइटल 170 बताओ। है मैम, एग्जांपल गुल का, ब्रदर्स। गुल ब्रदर्स, ठीक है, मेरे पास पेज नंबर 169 है। 17। हाँ 17, ठीक है, गुल ब्रदर्स के नाम से। तो चलिए जनाब, अब यस मैं मैम। आपको ये एग्जांपल सॉल्व करवा देती हूँ। मैं आपको बेटे अनम्यूट ही रखूंगी, मेरे साथ रहिएगा, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं क्या ट्रांजैक्शंस दे रहा है गुल ब्रदर्स से रेलेवेंट फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। तो जनाब वो कहता है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम QT स्टोर्स। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। ए पार्ट में उसने आपसे रिक्वायर्ड किया हुआ है कि रिलेटेड बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कीजिए, रेलेवेंट डे बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कीजिए। जो डे बुक्स में आने वाली ट्रांजैक्शंस होंगी उन्हें डे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, जो जर्नल लेजर में जाने जर्नल में जाने वाली होगी उसे वहां रिकॉर्ड करेंगे। और बी में फिर उसने आपसे कहा है कि जनाब आपने सिर्फ रिसीवेबल और पेएबल का कंट्रोल अकाउंट बनाना है। तो चलिए डिटेल में ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर मैं आपको मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन आ सकती है रिसीवेबल और पेएबल के कंट्रोल अकाउंट्स में वो आपसे डिटेल में डिस्कस करनी है। तो जनाब पहले है 3 फरवरी को बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट परचेजेस हैं, ये इंफॉर्मेशन हम कहां ट्रांसफर करेंगे, परचेज डे बुक में 295,000 रिकॉर्ड होगा। Purchase goods in bulk on 15 days credit from Bana and Company at a price of 1,90,000 net of 5% trade discount। आपने जनाब फिर से उधार चीजें खरीदी हैं बल्क में, और उधार जो खरीदी है उनको 15 दिन का आपने टाइम दिया है और 1,90,000 की प्राइस पे आपने परचेज किया है। नेट ऑफ 5% ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है कि जनाब इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो चुका है, ये हमने दोबारा से माइनस नहीं करना। तो जनाब उन्होंने माइनस करके दे दी अमाउंट। हाँ, ये क्रेडिट परचेजेस हैं, हम इसे परचेज डे बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। अब जनाब गुड्स सेल की हैं, अगर क्रेडिट बेसिस पे सेल होती तो सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करते, कैश बेसिस पे हम सेल्स कर रहे हैं तो जनाब हम इसे कैश रिसीव बुक में ले जाएंगे। Issued a check of 90,000 to XYZ in full and final settlement of an old outstanding balance of 100,000। तो जनाब हमने चेक इशू किया है, हमने किसी को पेमेंट करना थी 1 लाख की, लेकिन हम उसको 90,000 की फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है जब भी ये वर्ड उसने लिखा हो ना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, इसका मतलब है कि हम जनाब जितनी पेमेंट करनी थी कर दी, बाकी डिस्काउंट में एडजस्ट हो गया हुआ है, हमारे अकाउंट्स कंप्लीट हो गए हैं, हमने अपने अकाउंट्स को क्लोज कर दिया हुआ है, फर्दर कोई पेएबल रिसीवेबल का बैलेंस नहीं होगा। इसका मतलब है कि जनाब हमने इनको 1 लाख देने थे लेकिन हमने इनको 90,000 दिए हैं, चेक इशू किया है, 90,000 से हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, कैश पेमेंट बुक में इसे रिकॉर्ड करेंगे। और जो 10,000 का डिस्काउंट है, डिस्काउंट तो बेटे किसी डे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, डिस्काउंट को हम हमेशा जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो डिस्काउंट की एंट्री अलग करेंगे और कैश पेमेंट बुक में कैश की पेमेंट की अमाउंट को अलग रिकॉर्ड करेंगे। सोल्ड गुड्स ऑन 15 डेज क्रेडिट। तो जनाब ये फिर से उधार चीजें हम बेच रहे हैं, इसे सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे और जनाब 2,75,000 की अमाउंट है, 15 डेज का टाइम पीरियड दिया हुआ है। कभी वुड बी एंटाइटल्ड टू 2% डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड ऑन द ड्यू डेट। अगर वो विद इन 15 डेज हमें पेमेंट कर देता है तो 2,75,000 के अगेंस्ट में हम उसे 2% कैश डिस्काउंट देंगे। वो बाद में जाके देखते हैं कि उसने 15 दिनों में हमें पेमेंट की या नहीं की। अभी तो गुड्स सेल हो रही है, कब, ऑन 18 फरवरी। तो बेटे जब गुड्स सेल हो रही हैं अभी तो हमने सिर्फ सेल्स को रिकॉर्ड करना है, आफ्टर 15 डेज देखेंगे कि पेमेंट कब हो रही है। Sold goods on credit to child care center at a concessional price of cost plus 10%। तो जनाब फिर से उधार चीजें आपने बेची हैं, क्रेडिट सेल्स हैं, तो इसे भी हम बेटे सेल्स डे बुक में ले जाएंगे। लेकिन वो कहता है हमने ये चीजें बेची हैं 10% प्रॉफिट पे। ओके जी, अब जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट 1,58,000 है, हम कॉस्ट प्राइस पे नहीं प्रॉफिट पे चीजें बेचते हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में 10% प्रॉफिट ऐड करेंगे, हमारे पास बेटा सेल प्राइस आएगी, इस सेल प्राइस पे हमने अपने सेल्स रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है। 23rd February, Johar and Sons, our debtor owing a balance of 65,000 was declared bankrupt। कोई भी कस्टमर जब बैंकक्रप्ट हो जाता है तो बेटे वो अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर देता है, उसकी तरफ से जो पैसे आने होते हैं वो हमें कंफर्म हो जाता है कि अब पैसे नहीं आएंगे, ये हमारे बैड डेट्स हो गए, तो हम बैड डेट्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब बैड डेट्स को किस तरह रिकॉर्ड किया जाता है बेटे, बैड डेट एक एक्सपेंस है, एक लॉस है, जितने भी लॉसेस और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं बेटे उनको डेबिट किया जाता है।
क्रेडिट किसको करें? हम उस एसेट को क्रेडिट करेंगे जिसके अगेंस्ट में हमारा लॉस हुआ है। तो भाई बैड डेट का लॉस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट में हम जो एसेट का अकाउंट ओपन करते हैं वो अकाउंट रिसीवेबल है। तो जब भी बैड डेट का लॉस होगा हम अकाउंट रिसीवेबल पे उसका सेकेंड इफेक्ट देंगे, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। ये मैं आपको कर भी दूंगी एंट्रीज अभी सिर्फ डिस्कशन, दोबारा से ये डिस्कशन रिपीट होगी जब मैं इसे सॉल्व करूंगी। तो बेटे सिंपल बैड डेट्स हुए हैं, बैड डेट्स को किसी भी स्पेसिफिक डे बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ये एंट्री भी आपकी जनरल जर्नल में जाएगी। फिर उसके बाद आपने चेक रिसीव किया अपने डेटर से, जनाब से 68,000 का, मीन स्टोर से 32,000 का, आप बेटा जी कैश रिसीव कर रहे हो, इसे कैश रिसीव बुक में हम ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए डे बुक्स की तरफ चलते हैं। पहले परचेज डे बुक, फिर सेल्स डे बुक, उसके बाद हम कैश बुक की तरफ जाएंगे। कैश बुक में कुछ नई बातें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, वो जनाब वहां डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले परचेज डे बुक। परचेज डे बुक में मुझे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट वन कॉलम ऑफ डेट, सेकंड हम यहाँ पे लिखेंगे सप्लायर नेम जिनको हमने उधार चीजें बेची हुई हैं, और ये हमारे पास अमाउंट का कॉलम। मैम जी बेटे, यहाँ पे रिक्वायरमेंट कहाँ पे लिखी है इसकी? वहाँ पे सिर्फ ए में लिखा था अबव ट्रांजैक्शन। हाँ, देखो ए जो है ना वो पहली रिक्वायरमेंट है। अबव ट्रांजैक्शन शैल बी एंटर्ड इन द रिलेटेड बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री एज फॉलो। जी मैम, ये रिक्वायरमेंट है। हाँ जी, आपने एक बी भी कहा कि बी में भी नेक्स्ट पेज पे चलो, देखो कहाँ बी लिखा हुआ है। एक्चुअली में ना उन्होंने इन नई बुक्स में ये काम किया है, वही क्वेश्चन बीच में ही सॉल्यूशन, बीच में ही क्वेश्चन के पार्ट्स, वो स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट के लिए क्या, हम किसी टाइम कोई रिक्वायरमेंट हमसे स्किप हो जाती, पता ही नहीं चलता बी सी पार्ट उसने कहाँ दिया हुआ है। तो नेक्स्ट पेज पे जाके देखो बेटे, जहां उसने बी लिखा हुआ है वहां उसने लिखा हुआ है कि एंट्रीज शैल बी पोस्टेड टू रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट एंड पेबल्स कंट्रोल अकाउंट एज फॉलो। तो बेसिकली बी पार्ट में वो हमें कह रहा है कि सिर्फ दो ही लेजर अकाउंट्स ओपन कीजिए, एक रिसीवेबल का और एक पेबल का। ओके हो गया बेटे? यस मैम। मैम इसने बुक्स को चेंज किया 2019 में। मैम बुक्स जो हैं वो और आ रही हैं, ये वाला जो है पीडीएफ है यहाँ पे 173 है और आप पे माइनर सी चेंजेस आती जाएंगी ऑनवर्ड भी, क्योंकि कुछ इश्यूज हैं वो बेटे साथ साथ वो एरर्स रेक्टिफाई होते रहते हैं, वो इसलिए कुछ चेंजेस आती रहती हैं। यस मैम, ठीक है। तो देखो बेटे, आप चलते हैं जनाब क्रेडिट परचेजेस की एंट्रीज को आइडेंटिफाई करते हैं। पहली क्रेडिट परचेजेस हैं 3 फरवरी को। फरवरी 3 में जनाब हम किन से आइटम्स परचेज कर रहे हैं? हम क्यूटी स्टोर से आइटम परचेज कर रहे हैं। क्यूटी स्टोर से कितने आइटम परचेज कर रहे हैं? 2,95,000। फिर उसके अलावा देखो क्रेडिट परचेजेस कहाँ हैं? अच्छा, नेक्स्ट ही ट्रांजैक्शन 3 फरवरी में फिर से आपने आइटम्स परचेज किए, लेकिन इस दफा आपने बाना एंड कंपनी से परचेज किए। बाना एंड कंपनी से आपने 1,90,000 में ये आइटम परचेज किए, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस है। कैसे आइडिया हुआ मुझे बेटे? उसने इसके साथ लिखा हुआ है नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट इसमें से ऑलरेडी माइनस हो चुका है, हम दोबारा से माइनस नहीं करेंगे। इसके अलावा जनाब 8 फरवरी में सेल्स हैं, फिर चेक इशू हुआ, सेल्स फर्दर क्रेडिट बेसिस पे हमने कोई भी आइटम परचेज नहीं किया। तो फॉर द मंथ ऑफ फरवरी आपके पास क्रेडिट परचेजेस की ट्रांजैक्शन को हमने डे बुक में रिकॉर्ड किया। अब हम इसको सम अप करेंगे, टोटल किया, ये बेटे आपके पास आ रहा है 4,85,000। तो परचेज डे बुक में रिकॉर्ड किया। अब उसके बाद चलते हैं जनाब सेल्स डे बुक की तरफ। अच्छा, बल्कि उसकी तरफ जाने से पहले मुझे ये बताइए, कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था 4,85,000 की हमारी टोटल क्रेडिट परचेजेस हैं। कौन कौन से लेजर में इसको पोस्ट करेंगे? क्रेडिट परचेजेस का एक इफेक्ट तो जाएगा कौन से अकाउंट में? परचेजेस अकाउंट में। हाँ, और एक कंट्रोल में जाएगा और एक इंडिविजुअल में जाएगा। हाँ शाबाश। और दूसरा इफेक्ट अकाउंट्स पेबल में जाएगा। और अकाउंट्स पेबल दो तरह के बनते हैं, कंट्रोल अकाउंट में टोटल जाएगा, शाबाश, और दूसरा इंडिविजुअल अकाउंट में इसका इफेक्ट जाएगा।
और इंडिविजुअल अकाउंट्स किस किस के बनेंगे जनाब, एक क्यूटी स्टोर का अकाउंट बनेगा, उसमें उसकी परचेजेस को रिकॉर्ड करेंगे 2,95,000। Yes, बाना ma'am. एंड कंपनी का अकाउंट बनेगा, उसमें उसकी परचेजेस को लिखेंगे 1,90,000। लेकिन और कंट्रोल दोनों अकाउंट, क्रेडिट करेंगे प्रत्येक। शाबाश, लेकिन कंट्रोल अकाउंट में कौन सी अमाउंट जाएगी, टोटल 4,85,000। और डेबिट होगी Yes, या ma'am. क्रेडिट, देखो परचेजेस को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट, और Debit. अकाउंट्स पेबल को क्या करते हैं, क्रेडिट। Credit. अब चाहे अकाउंट्स पेबल का कंट्रोल अकाउंट बनाए तब भी ये अमाउंट 4,85,000 की क्रेडिट होगी, उनके इंडिविजुअल अकाउंट बनाए तब भी 2,95,000 एंड 1,90,000 उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में क्रेडिट ही होगी, क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट भी अकाउंट्स पेबल के अकाउंट। Yes, ma'am. ओके हो गया जी बेटे। उसके बाद परचेज डे बुक के बाद जनाब सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक की तरफ चलें तो जनाब इसमें भी फॉर्मेट, डेट, हम अपने क्रेडिट कस्टमर का नाम लिखेंगे और अमाउंट का कॉलम बनेगा। तो जनाब फरवरी में देखते हैं कहां कहां जाके हमने ऑन अकाउंट गुड्स सेल की हैं। तो जनाब 8 फरवरी को हमने गुड्स तो सेल की हैं बट ऑन कैश बेसिस, ये तो इस बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगी। फिर 15 फरवरी को चेक इशू हुआ है, ये तो पेमेंट हो रही है, यहाँ नहीं आएंगी। 18 फरवरी में जनाब हम गुड्स सेल कर रहे हैं क्रेडिट बेसिस पे, और ये किसको सेल हो रही हैं, कवि को सेल हो रही हैं। और जनाब कवि को जो हम सेल कर रहे हैं उसकी वैल्यू है 2,75,000। इसमें से मैं 2% डिस्काउंट माइनस नहीं कर रही, इसलिए क्योंकि वो कैश डिस्काउंट है, वो कब अवेल होता है, एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज ऑफ कैश। तो जनाब अगर कैश विद इन 15 डेज हो गया तो 2% डिस्काउंट होगा, अदरवाइज ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। फिर से हमने 18 फरवरी को गुड्स सेल की हैं, अब हमने क्रेडिट बेसिस पे सेल किए हैं जनाब चाइल्ड केयर सेंटर को। चाइल्ड केयर सेंटर को भी 18 फरवरी को हम आइटम सेल कर रहे हैं। उनकी कॉस्ट बेटा वो आपको बता रहा है 1,58,000 और कहता है कि आपने 10% प्रॉफिट पे बेचना है। जब आप 1,58,000 का 10% प्रॉफिट निकालोगे वो 15,800 आएगा। कॉस्ट में बेटे प्रॉफिट ऐड किया जाए तो सेल प्राइस हमारे पास आती है। एक तो तरीका ये है कि 10% अलग से फाइंड आउट किया जाए और उसे कॉस्ट प्राइस में ऐड कर लिया जाए, तो तब भी आपके पास देखो रिजल्ट आ रहा है 173,800 का। अदरवाइज हम इसको यूं भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जनाब हमने 10% इसमें ऐड करना है, इसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 1,58,000 इंटू 1.1 किया, तब भी आपके पास 173,800 की सेल रेवेन्यू आ रहा है, सेल प्राइस आ रही है। तो सेल्स की ट्रांजैक्शन को हम हमेशा सेल्स प्राइस से रिकॉर्ड करते हैं और इस ट्रांजैक्शन की टोटल सेल प्राइस आ रही है 1,73,800। आफ्टर देन जनाब फर्दर सेल्स की ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। जॉन एंड सन्स, उसका बैलेंस है, बैड डेट्स है, चेक रिसीव किया, क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शंस भी कंप्लीट हुई, तो बेटे यहाँ हम इसका टोटल कर लेंगे। तो जनाब टोटल किया तो हमारे पास आ रहा है 44,88,00। अब जनाब मुझे बताइए ये टोटल सेल्स कौन कौन से रिस्पेक्टिव लेजर्स में ये अमाउंट जाएगी। हाँ बोले जी, पूछना तो ये थी 18 फरवरी में वो कह रहा है कि कभी वुड बी अंटिल 2% डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड ऑन ड्यू डेट। हाँ 2% डिस्काउंट उसे मिल रहा है या नहीं मिलेगा? ये डिपेंड करता है कि वो अगर 15 दिनों में पेमेंट कर देता है तो मैम फिर इसका 2% डिस्काउंट यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका? नहीं, देखो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो उस टाइम हम डिडक्ट करते हैं जब हमने सेल्स एंड परचेसेस की अमाउंट को रिकॉर्ड करना होता है। यहाँ देखो मैं अपनी प्रीवियस एग्जांपल की स्लाइड्स वापस लेकर आती हूँ। ये देखो जब मैंने सेल्स एंड परचेसेस की एंट्री को रिकॉर्ड किया, मिस्टर ए की बुक्स में देखो मैंने सेल्स को रिकॉर्ड किया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और बी की बुक्स में परचेसेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। तो मैंने अमाउंट कितनी लिखी, 9,000, 10,000 ही लिखी। तो उसी टाइम में जब हम सेल्स एंड परचेसेस की एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं ट्रेड डिस्काउंट को वहां पे माइनस कर देते हैं स्टार्ट में। कैश डिस्काउंट होगा नहीं होगा ये कब रिकॉर्ड करेंगे, जब कैश का एक्सचेंज हो रहा होगा, ड्यू डेट आएगी जब हमने पेमेंट करनी है। तो देखो इसीलिए जब मैंने 9,000 कैश की एंट्री पास की है तो मैंने उसके साथ लिखा क्या है, सपोज के पेमेंट आफ्टर 10 डेज, अगर 10 दिनों के बाद पेमेंट होगी तो इसका मतलब है कि जब कैश का एक्सचेंज हो रहा होता है, कैश डिस्काउंट अगर है तो वो तब रिकॉर्ड किया जाएगा।
हम सेल एंड परचेजेस की एंट्री करते वक्त एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स हम कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। कब रिकॉर्ड करेंगे? जब कैश डिस्काउंट अवेल होगा। कैश डिस्काउंट कब अवेल हुआ ये डिपेंड करेगा कि पेमेंट जल्दी हुई या नहीं हुई। अब बताओ बेटा, क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। चले अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जनाब। सेल्स डे बुक में हमने क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड किया और हमें मालूम है इसका एक इफेक्ट हम सेल्स अकाउंट में देते हैं और दूसरा इफेक्ट इसका अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में देते हैं। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं और इस एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल हमेशा क्या होंगे? डेबिट होंगे। तो जनाब हमने अकाउंट रिसीवेबल की जब बात करें तो कंट्रोल अकाउंट में भी इसको ट्रांसफर करेंगे और इंडिविजुअल अकाउंट में भी इसको ट्रांसफर करेंगे। अब चाहे कंट्रोल अकाउंट में ये अमाउंट लेकर जाएं या इंडिविजुअल अकाउंट में ये अमाउंट लेकर जाएं, इन अमाउंट्स ने अकाउंट रिसीवेबल में हमेशा डेबिट होना है। कंट्रोल अकाउंट की अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट की डेबिट साइड पे अमाउंट आएगी 448800 और इंडिविजुअल अकाउंट की डेबिट साइड पे जब कभी का इंडिविजुअल अकाउंट बनाओगे उसकी डेबिट साइड पे 275,000 और चाइल्ड केयर अकाउंट की डेबिट साइड पे 173,800। तो फाइनल क्या हुआ कि जनाब क्रेडिट सेल्स को जब हम पोस्ट करते हैं तो ये हमेशा सेल्स की अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएंगी और अकाउंट रिसीवेबल की हमेशा डेबिट साइड पे ये अमाउंट्स जाएंगी। तो जनाब हमने सेल्स डे बुक भी बना ली और ये भी डिस्कस कर लिया कि यहां से इंफॉर्मेशन ऑनवर्ड कौन से अकाउंट्स में ट्रांसफर होगी। अब चलते हैं जनाब जनरल जर्नल में भी कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद मुझे कैश अकाउंट आपके साथ डिस्कस करना है। अब देखिए जनरल जर्नल में वो ट्रांजैक्शंस आएंगी जो हम स्पेसिफिक डे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो जनाब उसमें देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 1 3 फरवरी को आइटम परचेज किए, हमने रिकॉर्ड कर लिया। 3 फरवरी को फिर से परचेज किए, परचेज बुक में चला गया। सेल किए गुड्स ऑन कैश बेसिस, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, वो अभी मैंने बनाई नहीं, वो मुझे आपसे डिस्कस करनी है। इशूड आ चेक, ये भी पेमेंट है, कैश पेमेंट बुक में जाएगी। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रिकॉर्ड हो चुकी है सेल्स डे बुक में। 18 फरवरी की दूसरी ट्रांजैक्शंस भी हमने सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड कर ली। अब आते हैं 23 फरवरी एंड 25 फरवरी। 23 फरवरी में जनाब हुआ क्या है, जौहर एंड सन्स हमारा एक कस्टमर था, हमारा एक डेटर था, उसे 65,000 हमने रिसीव करना था, लेकिन अब उसके बैड डेट्स हो गए। अब क्योंकि हमें उससे पैसे नहीं आने, जब हमें ये कंफर्म हो गया कि जनाब उसका बिजनेस वो लिक्विडेट हो गया, उसका बिजनेस वाइंड अप हो गया, जनाब वो भाई साहब बैंकरप्ट हो गए, अब पैसे नहीं दे सकेंगे, तो वो अब उसकी तरफ बैलेंस हमारा रिसीवेबल रखना कि पैसे लेने हैं, लेने रिसीवेबल को स्टैंड कर ही छोड़ना। ये अमाउंट अगर मैं 65,000 की कैंसिल नहीं करूंगी तो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमेशा बेटे जौहर एंड सन्स के नाम का बैलेंस आता रहेगा। बैलेंस आने का मतलब है कि मेरी बुक शो करती रहेंगी कि पैसे लेने हैं, जबकि हमें कंफर्म हो गया कि अब हमें उनसे मजीद पैसे नहीं मिलेंगे, तो हमने उनके अकाउंट्स को क्लोज कर देना है। और क्लोज करने का तरीका क्या होगा, हमारा बैड डेट्स हमारे हो गए, बैड डेट क्या है, लॉस है, और लॉस को हम हमेशा डेबिट करते हैं। तो बैड डेट्स अकाउंट को बेटे डेबिट कर देना है। क्रेडिट किसको करें, हम उस कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे और उस कस्टमर का नाम है हमारे पास जौहर एंड सन्स। तो बैड डेट्स की ये एंट्री पास करोगे 65,000 से। आफ्टर देन जनाब एक और ट्रांजैक्शन थी G50, ये हमने ट्रांजैक्शन पास की है 23 फरवरी की। एक डिस्काउंट आ रहा है आपके पास 15 फरवरी। जनाब 15 फरवरी में क्या है, हमने पैसे देने थे, हमारे अकाउंट्स पेबल का बैलेंस था 1 लाख, लेकिन जनाब हमें पैसे देने पड़े 90,000 कम पैसे दिए। जो डिफरेंस है वो हमारे लिए क्या है, डिस्काउंट है। और यहाँ कौन सा डिस्काउंट है, अलाउड है या रिसीव्ड है। जब बेटे हमें कम पेमेंट करना पड़ती है वो हमारा बेनिफिट है। कम पेमेंट के केस में जो डिस्काउंट हम अवेल करते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड। और जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो क्योंकि बेनिफिट है उसको हम क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड आपका क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट जनाब किसको करें, हम अपनी
अकाउंट्स पेबल की लाइबिलिटी को कम कर रहे हैं। हम जनाब 1 लाख के अगेंस्ट में 90,000 की पेमेंट करें, बाकी डिस्काउंट अवेल करें, तो हमारी लाइबिलिटी का बैलेंस कम हो रहा है, अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएंगे क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है। कितने से? डिस्काउंट के अगेंस्ट कम हो रही है 10,000 से। अब देखो मैंने यहाँ क्या किया, मैं फिर से अपने उस एग्जाम्पल की तरफ वापस आऊंगी। यहाँ देखिए डिस्काउंट की एंट्रीज हमने क्या पास की हैं। ये आपके सामने है ट्रांजैक्शन के जनाब, डिस्काउंट की आपने अगर इंडिविजुअल एंट्री पास करनी हो तो क्या करेंगे? पेमेंट के अगेंस्ट में देखो मिस्टर बी की बुक्स में सेकंड ट्रांजैक्शन में मैंने लिखा हुआ है कि अकाउंट्स पेबल को डेबिट करोगे और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करोगे। अब जनाब होगा क्या? अकाउंट्स पेबल का बैलेंस इस ट्रांजैक्शन में 1 लाख था, 10,000 का डिस्काउंट है, तो 10,000 से मैंने एंट्री पास कर दी अकाउंट्स पेबल डेबिट और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 10,000 से, और रिमेनिंग जो 90,000 की पेमेंट हो रही है वो हम सेकेंड एंट्री पास करेंगे अकाउंट्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। लेकिन क्योंकि हमें इसको पहले कैश डे बुक में कैश के लिए, कैश ट्रांजैक्शन के लिए हम अलग से डे बुक बनाते हैं, तो जनाब 90,000 का इफेक्ट हमारा कैश बुक में जाएगा। इसलिए मैंने जनरल जर्नल में सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट के इफेक्ट को रिकॉर्ड कर लिया। तो जनाब जनरल जर्नल भी बन गया। अब जनाब लास्ट बुक हम बनाने जा रहे हैं वो है हमारे पास कैश बुक। अब बेटे जहां तक बात है कैश बुक की, जब हमने डे बुक्स की टाइप्स को डिस्कस किया था वहां एक बात की थी कि बेटे कैश पेमेंट बुक, जी अबू जरा आसिफ, जी आसिफ बेटे, मैम जो ओवरऑल लायबिलिटी कम हुई है हमारी 90,000 से, वो नहीं हम कम करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अकाउंट्स पेबल डेबिट होगा, लेकिन वो कहाँ डेबिट होगा, उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? कैश बुक में, और वो कैश बुक में अब बनाने जा रही है। जितनी भी हमने क्रेडिट सेल्स थी वो सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड की, जितनी क्रेडिट परचेजेस थी परचेज डे बुक में रिकॉर्ड की। हमने कहा वो तमाम ट्रांजैक्शंस जिनके एंगेज में कैश का इफेक्ट आया, कैश आ रहा है, कैश रिसीव बुक में रिकॉर्ड करेंगे, कैश जा रहा है कैश पेमेंट बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो जो कैश के इफेक्ट्स हैं वो मुझे कैश बुक में देने हैं, वो उसके लिए मैं कैश बुक अकाउंट यहाँ ओपन करने जा रही हूँ। क्यों गया? अच्छा अब बेटे देखो, जब मैंने डे बुक्स का आपको इंट्रो दिया था वहां हमने एक बार डिस्कस की थी, मैंने 2 तरह की कैश बुक का जिक्र किया था कि जनाब कैश पेमेंट बुक अलग होती है, कैश रिसीव बुक अलग होती है। अब जनाब स्टार्ट में ऐसा ही होता था, कैश पेमेंट बुक अलग रिकॉर्ड या अलग बनाई जाती थी, कैश रिसीव बुक अलग होती थी। कैश रिसीव बुक्स में सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते थे जिनके एंगेज में कैश आ रहा है, कैश पेमेंट बुक्स में वो तमाम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते थे जिनके एंगेज में कैश जा रहा है। दोनों बुक्स सेपरेट होती थी। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया गया है। कैश बुक्स आपकी जो बनाई जाती है, एक ही कैश बुक बनाई जाती है, उसी में हम कैश रिसीव को रिकॉर्ड करते हैं, उसी में हम कैश पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। अगर एक ही बुक्स में मुझे दोनों इफेक्ट्स देने, कैश की रिसीव्ट्स को भी रिकॉर्ड करना है, कैश की पेमेंट्स को भी रिकॉर्ड करना है, फिर इसका फॉर्मेट जो है वो जनाब डे बुक की तरह का नहीं होगा, इसका फॉर्मेट लेजर की तरह का हो जाएगा, टी फॉर्म में इसका फॉर्मेट हो जाएगा। यूं जब टी फॉर्म में इसका फॉर्मेट हो जाएगा, हमने दोनों तरह की ट्रांजैक्शन एक ही बुक में रिकॉर्ड करनी है, फिर हम क्या करेंगे, हम टी फॉर्म में इसका फॉर्मेट बनाते हैं और जनाब डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं रिसीट्स, वो तमाम ट्रांजैक्शन जिनके एंगेज में बिजनेस में पैसे आ रहे हैं वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और वो तमाम ट्रांजैक्शन जिनके एंगेज में कैश जा रहा है हम अपनी पेमेंट्स ट्रांजैक्शन को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि कैश आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज हो तो उन्हें डेबिट करते हैं, और कैश बिजनेस में इंक्रीज कब होता है, जब हम बिजनेस में कैश रिसीव कर रहे होते हैं। तो इसी जहां जहां से कैश आप रिसीव कर रहे हो, आपने उन ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में डेबिट कर देना है, और जिन ट्रांजैक्शंस के केस में आप कैश पे कर रहे हो उन्हें आपने कैश बुक में क्रेडिट कर देना है। अच्छा अब फर्दर बात करते हैं, कैश बुक की कुछ टाइप्स है, हमने आगे जाके पढ़नी है, लेकिन वो इस क्वेश्चन में उसने क्योंकि हिंट दे दिया हुआ है, टाइप्स आगे डिस्कस की हुई है, एग्जांपल्स पहले दे दी हुई हैं, तो जनाब इसलिए मुझे यहीं पे इसे डिस्कस करना होगा। कैश बुक की टाइप्स ऑफ कैश बुक, बेसिक फॉर्मेट यही है, टाइप कुछ भी हो, हमने कैश बुक की डेबिट साइड पे रिसीट्स को, क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स को रिकॉर्ड करना है। तो जनाब एक है सिंगल कॉलम कैश बुक,
एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटे। मैं आपने पहले भी एक कैश रिसीव बुक हमें बनवाई थी जो हमने कैश सेल पे बनाई थी, और मैम अब ये गुड्स और ऑन कैश, मैम दोनों में डिफरेंस जरा बता दें पहले। जो पहले बुक बनवाई थी उसमें कैश रिसीव्ड बुक अलग बनाई थी, कैश पेमेंट बुक अलग बनाई थी, ठीक है। अब जो हमने प्रैक्टिस करनी है, एक ही बुक में कैश की रिसीट्स को भी रिकॉर्ड करना है, जहां जहां से कैश आ रहा है वो भी रिकॉर्ड करना है, जहां जहां आप कैश पे करे हो वो भी रिकॉर्ड करना है। अब जब हम कैश की बात करते हैं तो हामिद बेटे हमने देखा है कि जनाब बिजनेस की कैश ट्रांजैक्शन के लिए कुछ ऑफिस में भी कैश होता है, कुछ ट्रांजैक्शन ऑफिस कैश के थ्रू हो रही होती है और कुछ ट्रांजैक्शन बैंक के करंट अकाउंट के थ्रू हो रही होती है। तो वहां पे हमने एक डिफरेंस डिस्कस किया था कि अगर ऑफिस का कैश इफेक्ट हो रहा है तो फिर कैश अकाउंट को ही डेबिट या क्रेडिट करेंगे। अगर आपका बैंक का करंट अकाउंट इफेक्ट हो रहा है तो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट क्रेडिट इफेक्ट देना है, वहां पे कैश का टाइटल नहीं यूज करेंगे। इसी बेस पे कैश बुक की टाइप्स हैं। आप देखोगे यही चीज जो आपके माइंड में है वो आपकी टाइप्स ऑफ कैश बुक की डिस्कशन से क्लियर होगी कि जनाब हमने गुड सेल किए तो हमारे पास कैश आया है, कहाँ आया, कहीं नहीं लिखा आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया तो कैश ऑफिस में आया। यहाँ पे जो अकाउंट रेस होगा वो कैश अकाउंट रेस होगा। और कहीं पे वो लिख रहा है कि जनाब आप गुड सेल कर रहे हो, आप चेक रिसीव कर रहे हो, इसका मतलब बैंक में पैसे आ रहे हैं। आप पेमेंट कर रहे हो, कहीं कैश में पेमेंट कर रहे हो तो ऑफिस का कैश का बैलेंस कम हो रहा है, कहीं आप चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो आपका बैंक का बैलेंस कम हो रहा है। तो जनाब जब कैश की बात होती है तो कैश ऑफिस में भी पड़ा हुआ है, कैश आपके बैंक के करंट अकाउंट में भी पड़ा हुआ है, किस कैश का जिक्र हो रहा है तो उसकी बेस पे हमने कैश बुक की टाइप्स को डिस्कस करना है। तो जनाब सिंगल कॉलम कैश बुक भी होती है, डबल कॉलम कैश बुक भी होती है, और उसके अलावा ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होती है। इनमें बेसिकली कौन कौन से कॉलम्स होते हैं? जो सिंगल कॉलम कैश बुक होती है उसमें सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जो कौन सी ट्रांजैक्शन जिनके एंगेज में ऑफिस कैश इन्वॉल्व है। जहां डबल कॉलम कैश बुक हो जाएगी उसमें कैश प्लस बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, वो ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे जो बैंक के थ्रू हो रही हैं, जिनके एंगेज आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं या बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में देखो, सिंगल कॉलम कैश बुक में आपका एक ही कॉलम किसका, कैश का। अब क्योंकि कॉलम एक है तो ऑफिस में जो कैश की इफेक्ट हो रहा है, जो ऑफिस में कैश का एक्सचेंज हो रहा है, ऑफिस में कैश आ रहा है जा रहा है, अगर सिर्फ इन ट्रांजैक्शंस को मैं कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगी तो वो मेरी कैश बुक कौन सी होगी, सिंगल कॉलम कैश बुक। अगर एक ही कैश बुक में मैं वो ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करूं जो ऑफिस कैश को इफेक्ट कर रही हैं और वो ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करूं जो बैंक अकाउंट को इफेक्ट कर रही हैं, तो दोनों की इंफॉर्मेशन एक ही बुक में रखती हूं तो वो मेरी कैश बुक कौन सी होगी, डबल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में होता क्या है, इन दो कॉलम के अलावा एक तीसरा कॉलम भी ऐड कर दिया जाता है, कैश प्लस बैंक कॉलम प्लस डिस्काउंट कॉलम। हम यहीं पे डिस्काउंट कॉलम को भी ऐड कर देते हैं। तो जनाब इनमें वर्किंग कैसे होगी, हम इनके 1 बाय 1 फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं और जनाब साथ में डिस्कशन करते हैं, फिर अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बेटे, जहां पे आपके पास सिंगल कॉलम कैश बुक होगी, वहां पे मैंने क्या करना है, पहले तो जनाब टी फॉर्म में, ये देखिए इसका फॉर्मेट टी फॉर्म में है। डेबिट साइड पे डेट, रिसीट्स जहां जहां से पैसे आ रहे हैं, और अमाउंट का एक ही कॉलम किस नाम से, कैश के नाम से। इसी तरह क्रेडिट साइड पे डेट, और पर्टिकुलर्स में हम क्रेडिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करेंगे, वो ट्रांजैक्शन जिनके एंगेज में आपने कैश पे किया, पेमेंट्स, और अमाउंट का एक ही कॉलम कैश। ये मेरे पास सिंगल कॉलम कैश बुक है। अगर मैं ये बना रही हूं सिंगल कॉलम कैश बुक तो सिर्फ मैंने वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी, जैसे आपके क्वेश्चन में देखो 8 फरवरी को आप गुड्स सेल कर रहे हो फॉर कैश, पैसे आए हैं, चीज बेची और पैसे बैंक में नहीं गए, आपके कैश ऑफिस में ही पड़ा हुआ है, तो जनाब सिंगल कॉलम कैश बुक में इसे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जहां तक बात है 15 फरवरी, तो जनाब वहां पे उसने टाइटल लिखा हुआ है इशूड अ चेक,
तो इसका मतलब बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी हो रही है। आपका ये जो बिजनेसमैन है गुल ब्रदर, इसका बैंक में भी करंट अकाउंट है, बैंक के थ्रू भी कैश का एक्सचेंज हो रहा है, ऑफिस के कैश के थ्रू भी एक्सचेंज हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम सिंगल कॉलम कैश बुक नहीं बनाते, डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। कोई फर्क नहीं है, इस यहाँ पे आपकी इस बुक की डेबिट और क्रेडिट साइड पे अमाउंट का एक ही कॉलम है कैश के नाम से। डबल कॉलम कैश बुक में बेटे क्या होगा, आपके पास अमाउंट के दो कॉलम हो जाएंगे, एक कैश के नाम से और एक बैंक के नाम से। ये देखो, अब इसका फॉर्मेट आपके सामने, डबल कॉलम कैश बुक। बेसिक फॉर्मेट वही है कि जनाब टू साइड्स हैं, ये आपके पास इस साइड पे जनाब फर्स्ट वन कॉलम किसका, डेट का, फिर इसके अलावा रिसीट्स का, आफ्टर देन अमाउंट के दो कॉलम हो जाते हैं, एक कॉलम कैश का और एक कॉलम बैंक का। सेम ऐसे ही आपकी क्रेडिट साइड पे होगा, ये डेट कॉलम, यहां हम पेमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, यहां कैश और यहां पे बैंक। ये डबल कॉलम कैश बुक हो गई। अब जब ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो जनाब आपके इस अकाउंट की दोनों तरफ अमाउंट के 3 कॉलम्स हो जाएंगे, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, इसके अलावा डिस्काउंट कॉलम आ जाता है। एक आपका डिस्काउंट अलाउड है और एक आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट अलाउड क्योंकि एक्सपेंस होता है, इसलिए आपके ट्रिपल कॉलम कैश बुक की डेबिट साइड पे जो डिस्काउंट का कॉलम होगा वो डिस्काउंट अलाउड होगा और क्रेडिट साइड पे जो कॉलम होगा वो डिस्काउंट रिसीव्ड का होगा। तो अगर हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो फिर कैश से रेलेवेंट ट्रांजेक्शन, बैंक से रेलेवेंट ट्रांजेक्शन और डिस्काउंट से रेलेवेंट ट्रांजेक्शन सारी की सारी एक ही बुक्स में आ जाएंगे। तो चलिए अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट ड्रॉ करके देख लेते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ये देखिए यहां डेट, फिर इसके अलावा यहां डेबिट साइड पे रिसीट्स, फिर हम कॉलम बनाएंगे यहां पे जनाब कैश, बैंक और इसके अलावा होगा डिस्काउंट। डेबिट साइड पे जो डिस्काउंट होगा वो कौन सा होगा, अलाउड। फिर जनाब क्रेडिट साइड पे भी इसी तरह एक कॉलम डेट, पेमेंट्स, फिर कैश, फिर बैंक, आफ्टर देन यहां होगा डिस्काउंट, लेकिन कौन से वाला, रिसीव्ड वाला। बताइए हामिद, अबू जर, बाकी स्टूडेंट्स के बिहाफ पे बताइए, मेरी बात क्लियर हुई? यस मैम, क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिए क्या करना है यहाँ पे हमने, क्योंकि डिस्काउंट को फसी और रहमान को भी ज्वाइन साथ लेते हैं। जनाब फसी वेट कीजिएगा जी। फसी बेटा, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये सिंगल कॉलम में जो कैश ट्रांजैक्शन, ये पेटी कैश ट्रांजैक्शन नहीं, पेटी कैश बुक अलग होती है। जो कैशियर को आपने छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए पैसे दिए हुए होते हैं, ये उस कैश की बात नहीं हो रही जो मेन ऑफिस कैश होता है, जिसमें मेजर ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। लाइक आपने कैश बेसिस पे गुड्स सेल किए हैं, वो कैश ऑफिस में रख लो। आपने गुड्स परचेज की हैं, उसके अगेंस्ट में पेमेंट करनी है, उस कैश से पेमेंट कर दीजिए। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, और पार्टिसिपेंट्स ने भी हैंड रेज किया जी। बेटा दोबारा से हैंड रेज कीजिएगा। मुगीज जी बेटे, मुगीज कैन यू लिसन मी? नो, वेट जी। मुगीज, वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। मैम आपने बताया अभी जो परचेजेस हैं डेबिट होती हैं कंट्रोल अकाउंट में और इंडिविजुअल अकाउंट में, कंट्रोल अकाउंट में नहीं, परचेज के अकाउंट में परचेजेस डेबिट होंगी। अकाउंट्स पेएबल में देखो, परचेजेस की हम अब तक जनरल जर्नल में क्या एंट्री पास करते आए, डेबिट करेंगे।
परचेजेस डेबिट होती हैं और बेटे अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होते हैं। तो अकाउंट्स पेबल की Yes. क्रेडिट साइड पे आएंगी, चाहे अकाउंट्स पेबल का कंट्रोल अकाउंट हो, चाहे अकाउंट्स पेबल का इंडिविजुअल अकाउंट हो, वहां क्रेडिट होंगे। ठीक है, मुझे समझ गया। यही समझना था। और कोई स्टूडेंट हमें साथ में ज्वाइन करना चाहें, जल्दी से ज्वाइन कर लें, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, फिर मैं डे बुक्स में इसकी एंट्रीज को रिकॉर्ड करूं। अब सर मैंने बेटे आपको अनम्यूट ही रखा हुआ था, आप किस तरह? जी बेटे। वो मैंने खुद ही म्यूट कर दिया अपने आप को। ठीक ठीक, जी बेटा। मैंने ये पूछना था कि हम अकाउंट जो है परचेजेस की हम इंडिविजुअल अकाउंट इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वो अकाउंट पेएबल के वो तो इंडिविजुअल एक्सपेंस का, हाँ जी, वो तो सिंपल एक एक्सपेंस का अकाउंट है। हमारे परचेज का टोटल जितना एक्सपेंस है एक ही अकाउंट में, किस किस से आइटम परचेज किए हुए हैं, वो पर्सनल जो अकाउंट होते हैं वो अलग बनते हैं, एक्सपेंसेस के अकाउंट अलग नहीं बनते, पर्सनल अकाउंट अलग बनते हैं। ओके, क्यों गया बेटे? तो चलिए अब परचेज इसमें कैश बुक में इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। मैं हेल्प लूंगी जनाब डबल कॉलम कैश बुक की। तो इस कॉलम में जनाब हम इसे मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। कैसे रिकॉर्ड करूंगी? कैश की ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो जनाब 8 फरवरी को देखो चीजें आपने बेची हैं, आपके पास कैश आ रहा है। तो कैश आ रहा है, रिसीट्स हैं, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो जनाब ये डेबिट साइड है, मैंने यहाँ लिखना है फरवरी 8 और यहाँ लिख दिया जनाब सेल्स। अब कौन से कॉलम में लिखूं? अगर बैंक में पैसे आए हुए होते तो बैंक कॉलम को डेबिट करते, ऑफिस में कैश आया हुआ है इसलिए मैंने कैश के कॉलम को डेबिट कर दिया 300,000 से। फिर उसके बाद है कि जनाब हम चेक इशू कर रहे हैं, पेमेंट्स हो रही हैं। चेक इशू करने का मतलब है कि मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है। बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो बैंक के कॉलम को मैंने क्रेडिट करना है 90,000 से। किसको पैसे दे रहे हैं जनाब? चेक इशू किसको कर रहे हैं? हमारा कोई ओल्ड बैलेंस था अकाउंट्स पेबल का, उनको पैसे दे रहे हैं। कब? फरवरी 15 को। तो जनाब ये लिख दिया। उसके बाद जनाब जौहर एंड सन्स, उसके बैड डेट से वो हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब लास्ट ट्रांजैक्शन 25 फरवरी को देखो, आप अपने डेटर से, क्रेडिट कस्टमर से चेक रिसीव कर रहे हो तो बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, इसलिए हमने क्या करना है? बैंक कॉलम को डेबिट कर देना है 68,000 डेबिट और उसके बाद आपके पास 32,000 डेबिट। तो जनाब ये हमारे कस्टमर से पैसे आ रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल के एंगेज पैसे आ रहे हैं। आप चाहो तो इसके साथ इंडिविजुअल अकाउंट भी मेंशन कर दो कि जनाब ये चिनाब से आ रहे हैं और ये पैसे हम रिसीव कर रहे हैं अमीन स्टोर से। और डेट क्या है जनाब? 25 फरवरी। तो जनाब हमने इस डे बुक में भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद इनको क्लोज किया जाता है, इनका बैलेंस फाइंड आउट किया जाता है। उसका तरीका क्या होता है? ये देखो बेटे, मैंने अमाउंट के कॉलम को क्लोज किया। ये भी हमने डिटेल में पढ़ना है क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने हिंट दे दिया, इसलिए थोड़ा सा हिंट मैंने भी दे दिया। तो जनाब अब हम इसको बैलेंस करेंगे। कैश कॉलम को पहले बैलेंस करते हैं। कैश कॉलम को देखिए तो डेबिट साइड पे 3 लाख है, क्रेडिट साइड पे 0 है। बिगर टोटल क्योंकि 300,000 है इसलिए मैंने 300,000 का टोटल बोथ साइड पे मेंशन कर दिया, सिंपल जिस तरह टी अकाउंट बैलेंस करते हैं। तो जनाब 3 लाख का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है कैश के कॉलम में, ये मैंने लिख दिया कैरेट डाउन। जहां तक बात है बैंक कॉलम की, तो बैंक में देखिए क्या हो रहा है, 68,000 प्लस 32,000 जनाब ये हमारे पास आया, टोटल बना 100,000 हमारे बैंक में पैसे आए। 100,000 में से 90,000 किसी को पे करना था, पे कर दिया। बैंक में इस वक्त बैलेंस पड़ा हुआ है 10,000, ये बैंक कॉलम का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। जी बेटा यहाँ तक वो आपने इफेक्ट दिया नहीं है वो इशू चेक वाला मैम, जो हम 10,000 का हमें डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। कर दिया। ये देखो 90,000 मैंने बैंक के कॉलम में क्रेडिट कर दिया और 10,000 ये देखो यहाँ ये 10,000 के मैंने डिस्काउंट की एंट्री पास कर दी थी बेटे। ये देखो 10,000 की एंट्री 15 फरवरी अकाउंट्स पेबल डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। तो अकाउंट्स पेबल का 10,000 का इफेक्ट डिस्काउंट रिसीव्ड में चला गया और 90,000 अकाउंट्स पेबल का इफेक्ट हमारे पास ये देखो डबल कॉलम कैश बुक में आपकी बैंक की क्रेडिट साइड पे आ गया। तो 1 लाख का इफेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्यों गया? घबराए नहीं, इसकी फर्दर प्रैक्टिस होगी, मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स हैं जनाब, कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस लेते हैं। जी मुगीज।
मूवीज अभी इधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। हाँ जी अबू जर बेटे आपने कुछ पूछना है मेरी तरफ से तो अनम्यूट हो आप। मैम आवाज आ रही? हाँ जी मूवीज अब आवाज आई है, बोलिए। मैम इसके इंडिविजुअल अकाउंट्स भी बना देंगी? हाँ बेटे बना दूंगी, जो कहोगे, जितना टाइम चाहिए, जितनी डिटेल वर्किंग करनी है वो कर लेंगे, लेकिन आज हमारा टाइम ओवर हो गया। कल इंशाल्लाह मैं इन सबके इंडिविजुअल अकाउंट्स भी आपको बना दूंगी। ठीक है मैम, थैंक यू। हैप्पी? यस मैम। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज। मैम घर के लिए इन दोनों की प्रैक्टिस कर लें नहीं जो अभी कल नहीं, करवाई हाँ, और आपने आज। हाँ, इसी क्वेश्चन को दोबारा से करने की कोशिश कीजिएगा। जी मैं कह रहा हूँ कल भी आपने खुद करवाई थी उसकी भी साथ हाँ कर लेंगे, उसकी भी दोनों ना बिल्कुल एक-दूसरे बिल्कुल लिंक कर नया रहे हैं। काम कोई नहीं करना, क्योंकि ऑनवर्ड न्यू क्वेश्चंस में फिर नए पॉइंट्स होंगे, आप लोग कंफ्यूज होंगे। जितना करवा दिया आप उसी की प्रैक्टिस करो। थैंक्स हामिद टू रिमाइंड मी कि बाकी स्टूडेंट्स भी बेटे डेली बेसिस पे मुझसे असाइनमेंट ले लिया करें। जितना कर लिया आपने इसी को रीप्रैक्टिस करना है, और नया कोई असाइनमेंट नहीं, नया कोई क्वेश्चन नहीं, नए पॉइंट्स आएंगे, आप लोग कंफ्यूज होंगे। यस मैम। ठीक है, ओके बेटा, जीते रहो, अल्लाह हाफिज।